गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, जहाँ कार्य चल रहा हो, जारी हो, काम जब कंटिन्यू होता है इन फ्यूचर, तो हम उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचानते कैसे हैं? सामान्य रूप से जो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं, उन हिंदी सेंटेंसेस में जो वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द लगकर आते हैं। जब ये हिंदी वाक्य में इस तरीके के शब्द अंत में आते हैं तो हम पहचान लेते हैं कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सामान्य रूप से अब हम थोड़ा दूसरे तरीके से सोचते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस कि हम अभी यहाँ भविष्य में प्रेजेंट में हैं और हम कल की कल्पना कर रहे हैं, आगे आने वाले कल की, कि कल मम्मी किचन में खाना बना रही होंगी, कल हम आपको फिर एक नया वीडियो लेक्चर पढ़ा रहे होंगे, कल मैं गांव जा रहा होऊंगा। मतलब आज कल हम क्या काम कर रहे होंगे इस समय, या क्या चल रहा होगा, वो टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब हम बात करते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स। जनरली अब तक हमने जो किताबों में पढ़ा है, सबने वो यही पढ़ा है कि इसमें आई और वी जो वर्ब होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं आई और वी, तो इनके साथ हम सेल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ विल का यूज़ करते हैं। छात्रों, किताबों में ऐसा ही लिखा है, लेकिन आज जो चलन है, जो इंग्लिश हमारी स्पीकिंग है, स्पोकन इंग्लिश है, या आप मॉडर्न इंग्लिश में जब कहीं देखते हैं, कोई सेंटेंसेस देखते हैं, तो ये सारी बाउंडेशंस नहीं है। वहाँ हम देखते हैं कि सभी के साथ विल का ही यूज होता है। सेल तो एक ट्रेडिशनल पारंपरिक शब्द बन करके रह गया है, लेकिन जनरली सामान्य रूप से जब हम यूज़ करते हैं तो विल का ही यूज़ करते हैं सभी के साथ। और जब हम किसी चीज़ पे प्रेशर देते हैं बहुत ज़्यादा, तब फिर सोचते थे पहले कि इनको चेंज कर देते हैं, लेकिन भविष्य में हम तो जो कुछ कर रहे हैं वो सब हमारी आज जब कल्पना है तो फिर वो निश्चित ही तो है, इसलिए हमें सबके साथ विल का ही यूज़ करना है। लेकिन ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो इसके साथ बी और लग करके आता है, विल बी या सेल बी या विल बी, ठीक है ना। बुक्स में देखेंगे तो कई जगह सेल बी और विल बी दोनों का ही यूज़ मिलता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे जब हम बोलते हैं या आज जब हम मॉडर्न इंग्लिश में लिखते हैं कोई चीज़, तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम सेल का यूज़ करें, हम वहाँ विल बी का यूज़ भी करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं अगले पॉजिटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं? जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं इसके, या पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, इनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा होता है? जब हम किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे इस सेंटेंस का, फिर विल बी या सेल बी, हमने दोनों वर्ब लिखी हैं, लेकिन हमें जनरली विल बी का ही यूज़ करना है। विल बी लिखेंगे, फिर वर्ब की यहाँ पर हमने लिखा है V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ ing लगा करके लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम ing जोड़ देंगे उसके बाद ही लिखेंगे। जैसे वर्ब आई गो, तो उसमें हम गोइंग लगा करके लिखेंगे, गोइंग बना कर लिखेंगे। ऐसे फिर बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अगर कोई शब्द आया तो उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। नहीं, हमारा स्ट्रक्चर है सेंटेंस को बनाने का। अब अगला वाक्य है सीता गीत गा रही होगी। सीता गीत गा रही होगी, इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे इसी सेंटेंस के अनुसार, जैसा ये हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसका सब्जेक्ट लिखना होगा, और सब्जेक्ट क्या है इसमें? सीता, है ना। हमने पहले सबसे पहला जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस का जो वीडियो डाला है उसमें बताया है कि हम सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं वाक्य में, उसमें हमने समझाया है। तो यहाँ पर ये सीता इसका सब्जेक्ट हो गया, इसको सबसे पहले लिख लिया हमने सीता, ठीक है ना। सीता लिखने के बाद फिर हमने विल बी, सीता विल बी, सीता विल बी, और फिर गीत गा रही होगी, इसमें गा रही होगी ये वर्ब है, गाना का मतलब होता है सिंग, और उसमें ing लगा करके लिखेंगे सिंगिंग। सीता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, और फिर गीत की बात और है,
तो हम उसको अ सॉन्ग, इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हुआ था, जिसको हमने ट्रांसलेट किया इस सेंटेंस को। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। वह एक पत्र लिख रही होगी, इसमें भी वही है, वह चूँकि एक लड़की है, लिख रही होगी शब्द आ रहा है ना, तो इसका मतलब वह एक लड़की है। तो यहाँ पर हम वह की अंग्रेजी सी लिखेंगे और फिर विल बी, सी विल बी, और फिर लिखना की राइट होती है इंग्लिश, और उसमें आईएनजी लगा करके लिखेंगे सी विल बी राइटिंग, और फिर अ लेटर, सी विल बी राइटिंग अ लेटर। एक अगला सेंटेंस है, विद्यार्थी मैदान में खेल रहे होंगे। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, स्टूडेंट्स विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। खेल का जो मैदान होता है उसको ग्राउंड कहते हैं। विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। अब यहाँ पर फिर वही सेंटेंस है, आई शब्द आ गया, लेकिन आई के साथ हम विल का ही यूज़ करेंगे, सेल का यूज़ नहीं करेंगे। अब आई विल बी, और याद करना की है लर्निंग, आई विल बी लर्निंग अपना पाठ को, माई लेसन, आई विल बी लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। ये हो गया। अगला सेंटेंस है, विद्यार्थी कक्षा में हंस रहे होंगे। इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला शब्द होगा स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है हमारा स्टूडेंट्स, और फिर विल बी, स्टूडेंट्स विल बी लाफिंग, स्टूडेंट्स विल बी लाफिंग इन द क्लास। ओके, इस तरह से ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने इनको बनाया। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि वो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और उनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो हमने लिखा है ऊपर बोर्ड पर, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और फिर जो नॉट आता है वो विल के बाद नॉट लिखेंगे, वहाँ हो जाएगा विल नॉट बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखेंगे इसी में जोड़ करके, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा इस टेंस में। अब हम जैसा अगला सेंटेंस है, हम गेंद नहीं फेंक रहे होंगे। हम गेंद नहीं फेंक रहे होंगे, इसमें सब्जेक्ट है वी, तो हम इस बी को लिखेंगे और फिर विल नॉट बी, इसको यहाँ पर ही लिख देंगे, बी विल नॉट बी। विल नॉट बी लिखने के बाद में फिर अब हमें फेंकना शब्द है, क्रिया थ्रो, और उसमें आईएनजी लगा करके लिखेंगे, बी विल नॉट बी थ्रोइंग, बी विल नॉट बी थ्रोइंग अ बॉल। हम गेंद नहीं फेंक रहे होंगे। अगला वाक्य है, लड़के नदी में नहीं तैर रहे होंगे। जब हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिया, बॉयज़ विल नॉट बी, और फिर तैरना की अंग्रेजी स्विमिंग, विल नॉट बी स्विमिंग इन द रिवर। नदी में नहीं तैर रहे होंगे। कल राधा मंच पर नहीं नाच रही होगी। इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो फिर राधा सब्जेक्ट है वाक्य का, इसको सबसे पहले लिखेंगे, और फिर विल नॉट बी डांसिंग, विल नॉट बी डांसिंग, ये विल नॉट बी डांसिंग ऑन द स्टेज, और फिर समय आ गया कल की इंग्लिश टुमारो, इसको हम लिखेंगे ऑन द स्टेज टुमारो, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, विद्यार्थी मैदान में नहीं खेल रहे होंगे। इसको भी इसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे विद्यार्थी, और विद्यार्थी की अंग्रेजी होती है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स विल नॉट बी, और खेलना की अंग्रेजी प्लेइंग, प्ले में आईएनजी लगा करके लिखेंगे, विल नॉट बी प्लेइंग इन द ग्राउंड, प्लेइंग इन द
ग्राउंड, प्लेइंग इन द ग्राउंड और अंत में फुल स्टॉप। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए इस टेंस के। अब हमारे सामने बोर्ड पर इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखे हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने हर एक वीडियो में बताया है, जब भी टेंस पढ़ाया है, तो ये दो तरीके के होते हैं। एक यस नो क्वेश्चंस होते हैं। यस नो क्वेश्चंस का मतलब जिनका उत्तर, जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सके। जैसे हम क्या पढ़ रहे होंगे तो आप कहेंगे यस या नो, या हम के क्या लड़कियां खेल रही होंगी, उत्तर होगा यस या नो। जिनका आंसर केवल यस या नो होता है, ऐसे सारे क्वेश्चंस यस नो क्वेश्चंस कहलाते हैं। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनको बनाने के लिए इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, और फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसमें आईएनजी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है, क्या तुम कल अंग्रेजी पढ़ रहे होगे। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें ये क्या शब्द पहले आ गया। जब ये क्या शब्द पहले आया है तो हम इसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, बल्कि बाकी की जो हेल्पिंग वर्ब है विल, इसको हम सबसे पहले लिख देंगे। इसको बिल को पहले लिखेंगे और फिर इसके बाद बाकी का सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है तुम, तो इस तुम की अंग्रेजी फिर लिखेंगे विल यू। तुमको इंग्लिश होती है विल यू बी, और फिर सब्जेक्ट के बाद ये बी लिखेंगे। हाँ, विल यू वी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पढ़ना क्रिया है, वर्ब है हमारी, तो उसमें आईएनजी लगा करके लिखा विल यू बी रीडिंग और इंग्लिश, विल यू बी रीडिंग इंग्लिश। अब इसमें अदर वर्ड्स आ गया कल समय है बाकी का, तो यहाँ पर टुमारो, फ्यूचर में जो कल होता है उसकी अंग्रेजी टुमारो होती है, और बाद में अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम कल अंग्रेजी पढ़ रहे होगे, ये ट्रांसलेट हो गया इसका। अब एक और सेंटेंस है, क्या राधा इस समय कल नाच रही होगी। अब इसको जब हम करेंगे तो इसमें भी इसी तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। बिल पहले लिख लिया और फिर उसके बाद राधा, क्योंकि ये बाकी का सब्जेक्ट है। बिल राधा बी। अब वर्ब ढूंढनी है जो बाकी के अंत में होती है, नाचना, और इसकी इंग्लिश लिख देंगे बिल राधा बी डांसिंग, क्योंकि डांस में आईएनजी लगा करके लिखेंगे। विल राधा बी डांसिंग, और कल इस समय, एट दिस टाइम और टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या वह बच्चा अपने खिलौने से नहीं खेल रहा होगा। इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये क्या शब्द जो पहले आया है इसको, अब इसमें एक शब्द और आ गया नहीं। ये नहीं शब्द जब भी आता है तो ध्यान रखेंगे, इंटरोगेटिव वर्ड्स में जो नहीं शब्द होता है इसकी इंग्लिश, ये जो बी होता है हमेशा इस सब्जेक्ट के बाद ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले बिल लिखा है तो बिल पहले आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद पहले नॉट लिखेंगे और फिर से शब्द जो वर्ब के होंगे, जैसे इसमें बी आया है तो ये बी बाद में लिखेंगे, और फिर से स्ट्रक्चर उसी तरीके से B1 प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर अंत में अदर वर्ड्स जो भी होंगे वो। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब ये जो सेंटेंस है इसमें नहीं शब्द आया है तो हम सब जानते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा कि इसमें सब्जेक्ट जो होगा उस सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे नहीं की अंग्रेजी। सबसे पहले हमें बिल लिखना है, बिल, और फिर बाकी का सब्जेक्ट, वह है बच्चा, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट है, वह है बच्चा, तो इस वह बच्चा की अंग्रेजी फिर लिखेंगे विल और फिर वह बच्चा, दैट चाइल्ड, विल दैट चाइल्ड, और फिर नॉट बी, नॉट लिखेंगे और फिर बी लिखेंगे, नॉट बी प्लेइंग, और अपने खिलौने से विद हिज टॉय, विद हिज टॉय, और लास्ट में अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे विद हिज टॉय। अगला सेंटेंस है, तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे। अब इसमें
प्रश्नवाचक शब्द जो कहाँ है, ये बीच में आया है, और जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इस प्रश्नवाचक शब्द को पहले लिखेंगे। ये दूसरे तरीके के वर्ड्स होते हैं जिनको हमने कहा WH क्वेश्चंस, जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले लिखा जाता है। यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है या क्या, जिसका उत्तर यस नो में नहीं दिया जा सकता है, ऐसा कोई क्वेश्चन वर्ड्स है, तो फिर उस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे। जैसे ये वाक्य है, इसमें तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे, तो कहाँ, इस शब्द को जो इंग्लिश होगी वो सबसे पहले लिखेंगे ट्रांसलेट करते समय वेयर, और फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल, और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पिताजी, इस वाक्य का सब्जेक्ट है, इसको फिर हम लिखेंगे वेयर विल योर फादर, वेयर विल योर फादर, और फिर बी वर्ब का जो शेष है शब्द, और तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे, वेयर विल योर फादर बी गोइंग, और लास्ट अंत में क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। अगला वर्ड है मोहित अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। अब देखिए इस वाक्य में भी नहीं शब्द आ गया, तो इसमें भी जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें भी जो नहीं शब्द होगा उस नहीं शब्द की अंग्रेजी, यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड्स, फिर बिल, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे। यहाँ पर जब लिखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस बी, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। जैसे अब इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले प्रश्नवाचक शब्द आया वाई, इसको लिख लिया, और फिर हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द वाई विल मोहित, वाई विल मोहित। अब हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, नॉट, और फिर बी, वाई विल मोहित नॉट बी। अब पढ़ना की अंग्रेजी लिखेंगे रीडिंग, रीडिंग, और फिर अपनी पुस्तक हिज बुक, हिज बुक, और क्वेश्चन मार्क। अब हम आते हैं अगला, कल कितने विद्यार्थी मैदान में नहीं खेल रहे होंगे। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है कितने विद्यार्थी, यही वाक्य का सब्जेक्ट है। जब यही वाक्य का सब्जेक्ट है छात्रों, तो ध्यान रखना है, पहले हमें ये प्रश्नवाचक शब्द लिख लेना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी प्लेयर्स, इसको पहले लिख लिया, हाउ मैनी प्लेयर्स, इसको पहले लिख लिया, और फिर इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का पहला फर्स्ट वर्ड विल। अब हम क्या लिखते थे, यहाँ पर इंटरोगेटिव वर्ड्स के बाद विल लिख लिया, फिर सब्जेक्ट लिखते थे, लेकिन इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये कितने खिलाड़ी यही प्रश्नवाचक शब्द है, इंटरोगेटिव वर्ड से यही पहले आया, तो फिर हम यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ये नहीं शब्द आ गया। अब हम इसकी अंग्रेजी लिख लेंगे, जब ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा हाउ मेनी प्लेयर्स विल नॉट, और फिर बाद में बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा के लिखेंगे प्लेइंग, और फिर मैदान में इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। अब एक शब्द और बच गया कल, तो वो समय है, उसको हम सबसे बाद में लिख देंगे टुमारो। छात्रों आपकी समझ में ये टेंस आया होगा, बहुत ईजी है, आप करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यदि आप अभ्यास करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आएगा। एक और बात कहनी है, हर वीडियो में कहते हैं, आपके जो मित्र हैं जिनके पास पढ़ने की सुविधा नहीं हो पा रही, कोई साधन नहीं है, दूर दराज गांव में रहते हैं या शहर में भी हैं, कहीं भी हैं जो जिनके पास पढ़ने की सुविधा नहीं है, तो उन्हें वीडियो ज़रूर शेयर करिए और उनसे कहिए कि सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी नया वीडियो डालते हैं तो उन्हें नया वीडियो मिल जाएगा। और फिर पुराने वीडियो भी सब्सक्राइब करने के बाद जब बेल आइकॉन दबाते हैं तो वहाँ पर ऑप्शंस आता है पर्सनलाइज्ड या ऑल दबा करके जितने भी सारे वीडियोस हैं पुराने हमारे बैक, वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। SBM संजय सर क्लासेस ये यूट्यूब पर है और आप सब हमें जानते ही हैं। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।